हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन माय क्लास। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम रॉबी परीक्षण के प्रयोग से दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करना सीखेंगे। स्टूडेंट, आप लोगों को बता दें हम कि रॉबी परीक्षण जो है इसका प्रयोग तब ही किया जा सकता है जब डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। मतलब रॉबी परीक्षण को लगाने से पहले हमें डी एलम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से यह पता करना होता है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। यदि डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यह बताने में असमर्थ हो जाए कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है, तब हम रॉबी परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच करेंगे। कहने का मतलब ये कि जब डी एलम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल होता है तब रॉबी परीक्षण का प्रयोग किया जाता है अभिसरण की जांच करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ एक प्रश्न लिखा है हमने। इस प्रश्न में सबसे पहले हम दी गई श्रेणी को समेशन यूएन के इक्वल लिख देंगे। यहाँ लिखते हैं माना समेशन यूएन इक्वल्स टू, ये पूरी श्रेणी को हम समेशन यूएन की इक्वल लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 स्क्वायर 4 का स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू एक्स टू द पावर 6। इसकी थर्ड टर्म है 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर अपॉन 3 4 5 6 7 8 एक्स टू द पावर 8। इस प्रकार इस श्रेणी में अनंत पद है, मतलब यह अनंत पदों की एक धनात्मक श्रेणी है। सबसे पहले हमें श्रेणी का nवां पद प्राप्त करना होता है। यहाँ हम इस श्रेणी का nवां पद un प्राप्त कर लेंगे। श्रेणी का nवां पद un इक्वल्स टू, इसके लिए देखो हम अगर पहले पद को काउंट करके nवां पद प्राप्त करने की कोशिश करें तो पहले पद को काउंट करके nवां पद प्राप्त करना जटिल होगा, ज़्यादा कठिन होगा। इसलिए हम nवां पद प्राप्त करने के लिए यहाँ पर हम श्रेणी के प्रथम पद को छोड़ देंगे। प्रथम पद को छोड़ने पर अब श्रेणी का nवां पद क्या होगा ये देखते हैं। अच्छा, अगर हम ये पहला पद छोड़ देते हैं तो यह पद अब अपना पहला पद कहलाएगा, फिर ये दूसरा पद होगा, ये तीसरा पद। इसे पहला पद मानकर हम nवें पद का अनुमान लगाएंगे कि nवें पद में क्या कंटेंट हो सकता है। अच्छा देखो, ये पहला पद है, इसमें अंश में 1 गुणनखंड है, दूसरे पद के अंश में 2 गुणनखंड, तीसरे के अंश में 3 गुणनखंड है। तो इस प्रकार nवें पद का जो अंश होगा उसमें n गुणनखंड होगा। पहले के अंश में 1, दूसरे के अंश में 2 गुणनखंड, तीसरे के अंश में 3 गुणनखंड, तो nवें के अंश में n गुणनखंड हो गए। उन n गुणनखंडों को हमें यहाँ लिखना होगा। तो देखो यहाँ पर पहले का जो अंश है वह अंश दूसरे पद में भी शामिल है, मतलब हर दूसरे पद में उसके पहले वाले पद के अंश सम्मिलित है। तो ये दूसरे पद के जो अंश के गुणनखंड है उसमें पहले पद के अंश के गुणनखंड भी सम्मिलित है, तीसरे पद में दूसरे के भी गुणनखंड सम्मिलित है, चौथे पद में तीसरे के भी ये तीनों गुणनखंड सम्मिलित हो गए। तो इस प्रकार हम क्या देख रहे हैं कि हर आने वाले पदों में पिछले पदों के सभी गुणनखंड सम्मिलित है। तो ये nवें पद में भी पिछले पदों के सभी गुणनखंड सम्मिलित हो गए, मतलब इसमें 2 की घात 2 भी होगा, 4 की घात 2 भी होगा, 6 की घात 2 भी होगा, और इसी क्रम में और भी गुणनखंड हो गए। और nवें पद में इस प्रकार के टोटल n गुणनखंड हो गए। हमने शुरुआती 3 गुणनखंड लिख दिए, अब डैश डैश करके हम डायरेक्ट यहाँ इसका nवां गुणनखंड लिख देंगे। अच्छा देखो, गुणनखंडों का ये जो क्रम है यह एक समांतर क्रम है। हम इसके बेस की बात कर रहे हैं। इसमें पहले गुणनखंड का बेस 2 है, दूसरे गुणनखंड में बेस में 4 है, तीसरे में बेस में 6 है, और इसी क्रम में हमें nवें गुणनखंड का बेस प्राप्त होगा। तो देखो ये क्रम कैसा है। गुणनखंडों का यह क्रम इस प्रकार है, पहले में 2, दूसरे में 4 है, तीसरे में 6 है, और इसी क्रम में हमें इस क्रम का nवां गुणनखंड प्राप्त होगा। गुणनखंडों का यह क्रम एक समांतर क्रम है, क्योंकि यहाँ प्रत्येक 2 गुणनखंडों के बीच का अंतर 2 है, मतलब 2 के अंतर पर लिखे गए ये गुणनखंड है।
और जब प्रत्येक दो पदों के बीच अंतर समान हो तो पदों का यह क्रम समांतर क्रम कहलाता है। तो यह गुणनखंड समांतर क्रम में लिखे गए गुणनखंड हो गए, क्योंकि यहाँ प्रत्येक दो क्रमागत गुणनखंडों के बीच का अंतर समान है। तो समांतर क्रम में लिखे गए जो पद होते हैं उसका nवां जो पद होता है, समांतर श्रेणी का nवां पद a + n-1d होता है। तो ये जो समांतर क्रम है, इस क्रम का जो nवां गुणनखंड होगा वह a + n-1d से प्राप्त होगा। यहाँ a इस क्रम का पहला पद होता है जो कि 2 है, और प्लस ये n-1 लिखेंगे, और d जो होता है वह सर्वांतर होता है, मतलब दो क्रमागत पदों के बीच जो समान अंतर होता है वह सर्वांतर कहलाता है, और वह d का मान होता है। यहाँ प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 2 है जो कि समान है। पहले और दूसरे का अंतर भी 2 है, दूसरे तीसरे का अंतर 2, इसी प्रकार तीसरे का चौथे के साथ अंतर 2 होगा। मतलब प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर 2 है, वही अपना सर्वांतर d होगा, मतलब d का मान यहाँ 2 होगा। इस प्रकार यहाँ ये जो प्राप्त हो रहा है इसका कैलकुलेशन वह 2n प्राप्त होगा। ये 2n -2 + 2 -2 से +2 कैंसिल, बचेगा 2n। तो ये जो गुणनखंडों का क्रम था समांतर क्रम था, और इसी क्रम में इसका nवां गुणनखंड भी लिखा जा रहा था। गुणनखंडों का यह क्रम समांतर क्रम है, इसी क्रम में इन गुणनखंडों का nवां क्रम लिखा जाएगा, और वह nवां क्रम a + n-1d से प्राप्त होगा जो कि 2n है। मतलब इन गुणनखंडों का जो nवां गुणनखंड है वह 2n है, और सभी गुणनखंडों की घात 2 है तो nवें गुणनखंड की भी घात 2 होगी। इस प्रकार un के टोटल n गुणनखंड हम यहाँ लिख चुके हैं। पहले पद में एक गुणनखंड है अंश में, दूसरे के अंश में 2, तीसरे के अंश में 3, तो nवें के अंश में n गुणनखंड हो गए जो हम यहाँ लिख चुके हैं। ये अंश के n गुणनखंड लिख चुके हैं। अब हर के गुणनखंड देख लेते हैं। पहले के हर में 2 गुणनखंड है, दूसरे के हर में 4 है, तीसरे के हर में 6 है। मतलब हर आने वाले पदों में पिछले पद से 2 गुणनखंड अधिक है। और हम ये देख रहे हैं कि पिछले पद के गुणनखंडों में 2-2 गुणनखंड बढ़ रहे हैं, और हर अगले पद में पिछले पद के भी गुणनखंड सम्मिलित है। तो इसी प्रकार nवें पद में पिछले पद के ये सभी गुणनखंड सम्मिलित हो गए, और nवें पद में टोटल जो गुणनखंड होंगे वो इस प्रकार होंगे। ये पहला गुणनखंड, ये पहले पद के 2 गुणनखंड, ये दूसरे पद के 2 गुणनखंड, ये तीसरे पद के 2 गुणनखंड, और ये सभी गुणनखंड nवें पद में शामिल हो गए, क्योंकि हर पिछले पद में उसके हर अगले पद में उसके पिछले पद के गुणनखंड शामिल है। तीसरे पद में दूसरे पद के गुणनखंड शामिल है, दूसरे में पहले के गुणनखंड शामिल है। मतलब इसके बाद जो nवां पद लिखा जाएगा उसमें पिछले वाले सभी पदों के गुणनखंड शामिल होंगे। मतलब ये nवें पद के ये शुरुआती गुणनखंड हो गए हर के, और इसी क्रम में इसके nवें गुणनखंड प्राप्त हो गए। तो देखो इसका nवां गुणनखंड क्या होगा। यहाँ हम बात करें तो हर के जो गुणनखंड है वो 2-2 की जोड़ी में बढ़ रहे हैं, तो इसके nवें गुणनखंड भी 2 की जोड़ी में ही हो गए। हम यहाँ ये मान लेते हैं कि ये 2 की जोड़ी वाला यह पहला जोड़ी इसका पहला गुणनखंड है, ये दूसरा गुणनखंड है, ये तीसरा गुणनखंड है। मतलब पहले पद के हर में 1 जोड़ी गुणनखंड है, दूसरे पद के हर में 2 जोड़ी गुणनखंड है, तीसरे पद के हर में 3 जोड़ी गुणनखंड है। तो nवें पद के हर में n जोड़ी गुणनखंड हो गए। ये पहली जोड़ी लिख दी है गुणनखंड की, ये दूसरी जोड़ी, ये तीसरी जोड़ी, और इसी क्रम में हम यहाँ nवीं जोड़ी भी लिख देंगे गुणनखंड की। पहली जोड़ी का पहला अंक 3 है, तो यहाँ समझते हैं हमें। पहली जोड़ी का पहला अंक 3 है, दूसरी जोड़ी का पहला अंक 5, तीसरी जोड़ी का पहला अंक 7 है, और इसी क्रम में इसकी nवीं जोड़ी प्राप्त होगी। nवीं जोड़ी का पहला अंक प्राप्त होगा। ये पहली जोड़ी का पहला अंक, ये दूसरी जोड़ी का पहला अंक, ये तीसरी जोड़ी का पहला अंक। इसी प्रकार हमें यहाँ nवीं जोड़ी लिखना है, और nवीं जोड़ी का पहला अंक इसी से प्राप्त होगा। ये जो लिखे गए अंक है ये समांतर क्रम में लिखे गए अंक है, और समांतर क्रम का जो nवां पद होता है वह यहाँ लिख रहे हैं। ये इस प्रकार से लिखे गए अंक है। ये पहली जोड़ी का पहला अंक, दूसरी जोड़ी का पहला अंक, तीसरी जोड़ी का पहला अंक। हमें nवें गुणनखंड में या nवें पद में हर में टोटल n जोड़ी गुणनखंड लिखना है,
क्योंकि यहाँ पर पहले पद में एक जोड़ी गुणनखंड है, दूसरे पद में 2 जोड़ी गुणनखंड, तीसरे पद में 3 जोड़ी गुणनखंड, nवें पद में n जोड़ी गुणनखंड हो गए। उन n जोड़ी गुणनखंड को यहाँ लिखना है। यहाँ शुरू के 3 जोड़ी गुणनखंड लिख चुके, अब डैश डैश करके डायरेक्ट हम nवीं जोड़ी लिखते हैं गुणनखंडों की। पहली जोड़ी में पहला पद 3 है, दूसरी में पहला पद 5, तीसरी में पहला पद 7, तो nवीं में पहला पद क्या होगा ये देखते हैं। ये पहले पदों का क्रम इस प्रकार है, ये पहली का पहला पद, ये दूसरी जोड़ी का पहला पद, ये तीसरी जोड़ी का पहला पद, और इसी क्रम में nवीं जोड़ी का पहला पद प्राप्त होगा a + n-1d से, क्योंकि ये जोड़ियों के ये जो पहले पद है ये समांतर क्रम में लिखे गए पद है, जिसमें प्रत्येक 2 पदों के बीच अंतर 2 है। 3 और 5 का अंतर 2, 5 और 7 का अंतर 2, मतलब ये समांतर क्रम में लिखे गए पद है। और इसी क्रम का nवां पद जो होगा वह a + n-1d से प्राप्त होगा। ये a प्रथम पद होता है, इस क्रम का प्रथम पद 3 है तो a की जगह 3 आएगा। साथ में n-1 और d जो होता है वह सर्वांतर होता है, यहाँ 2 का अंतर है मतलब सर्वांतर 2 है। इस प्रकार इसका कैलकुलेशन मिलेगा हमें 2n + 1, मतलब यहाँ nवीं जोड़ी का पहला पद 2n + 1 होगा। अब देखो हम क्या देख रहे हैं कि हर जोड़ी का दूसरा पद पहले पद से 2 अधिक है। जैसे पहली जोड़ी में दूसरा पद 4 है, पहला पद 3 है, 3 से अधिक 4, दूसरी जोड़ी में 5 से अधिक 6, तीसरी जोड़ी में 7 से 1 अधिक 8, वैसे nवीं जोड़ी में ये पहले पद से 1 अधिक दूसरा पद होगा। तो nवीं जोड़ी का पहला गुणनखंड 2n + 1 है तो दूसरा गुणनखंड होगा 2n + 2। हर जोड़ी में पहले गुणनखंड से 1 ज़्यादा दूसरा गुणनखंड है, तो nवीं जोड़ी में भी पहले गुणनखंड से 1 ज़्यादा दूसरा गुणनखंड होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब x की घात को कैलकुलेट करते हैं। पहले पद में x की घात 4 है, दूसरे में 6 है, तीसरे में 8 है, मतलब घातों का ये जो क्रम है इस प्रकार है। पहली में 4, दूसरे पद में 6 है घात, तीसरे पद में x की घात 8 है। तो x की घातों का ये जो क्रम है ये भी समांतर क्रम है, और इसी क्रम में हमें nवें पद में x की घात प्राप्त होगा। तो इस क्रम का nवां पद देख लेते हैं। इसी क्रम में हमें nवें पद की घात प्राप्त होगी। यह समांतर क्रम में लिखी गई घातें हैं, और इस क्रम का nवां पद a + n-1d से प्राप्त होता है, जो 4 + n-1 × 2 होगा, क्योंकि यहाँ a जो है यह प्रथम पद होता है जो कि यहाँ 4 है। साथ में n-1 के साथ यहाँ d लिखना होता है, d सर्वांतर है जो कि यहाँ पर 2 का अंतर है, मतलब d का मान यहाँ 2 है। तो इस प्रकार यहाँ पर यह होगा 2n + 2 प्राप्त होगा यहाँ, मतलब x की घात nवें पद में x की घात 2n + 2 होगी। इस प्रकार अभी तक हमने सिर्फ दी गई श्रेणी का nवां पद un प्राप्त किया है। इसके बाद हम un के मान से un + 1 का मान लिखेंगे। ये nवां पद है, हमें n + 1वां पद लिखना है श्रेणी का। nवें पद के अंश में n गुणनखंड है तो n + 1वें पद के अंश में n + 1 गुणनखंड होगा। nवें पद में n गुणनखंड तो n + 1वें पद में n + 1 गुणनखंड हो गए। तो पहले तो हम ये n गुणनखंड लिख देते हैं, और इन गुणनखंडों में एक गुणनखंड फिर बढ़ा देंगे, जिससे हमें n + 1 गुणनखंड प्राप्त हो गए। ये n गुणनखंड लिख चुके, एक गुणनखंड बढ़ा देते हैं। हर गुणनखंड पिछले गुणनखंड से 2 अधिक है, तो ये इसका n + 1वां गुणनखंड जो होगा वह nवें गुणनखंड से 2 अधिक होगा। ये nवां गुणनखंड 2n है तो n + 1वां गुणनखंड 2n + 2 होगा और उसका स्क्वायर होगा। un में n गुणनखंड तो un + 1 में n + 1 गुणनखंड, ये n गुणनखंड लिख दिए, उसके बाद एक गुणनखंड बढ़ा दिए, n + 1वां गुणनखंड लिख दिए। वैसे ही un के हर में n जोड़ी है तो un + 1 के हर में n + 1 जोड़ी होगी। पहले हम ये n जोड़ी लिख देते हैं और एक जोड़ी गुणनखंड लास्ट में बढ़ा देंगे, जिससे हमें टोटल n + 1 जोड़ी गुणनखंड प्राप्त हो जाएंगे। ये n जोड़ी गुणनखंड लिख दिए हमने, लेकिन un + 1 में टोटल n + 1 जोड़ी गुणनखंड लिखना है। ये n जोड़ी गुणनखंड लिखे हैं, एक जोड़ी गुणनखंड बढ़ा देते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर गुणनखंड पिछले गुणनखंड से 1 अधिक है, तो इसके बाद जो एक जोड़ी गुणनखंड बढ़ाना है उसका पहला गुणनखंड इस गुणनखंड से 1 अधिक होगा, इसके बाद वाला गुणनखंड इससे 1 अधिक, 2n + 1 से 1 अधिक 2n + 2, 2n + 2 से 1 अधिक 2n + 3 और इससे 1 अधिक 2n + 4 होगा। अब यहाँ x की घात देख लेते हैं।
यहाँ x की घात 2n+2 है। यहाँ x की घात में अगर n की जगह n+1 लिखे तो हमें un+1 में x की घात मिलेगी। un में x की घात जो है उसमें यहाँ n आया है, तो un+1 में n की जगह n+1 आएगा। मतलब यहाँ जो x की घात होगी वह 2n+4 होगी। यदि n की जगह n+1 लिखते हैं तो टोटल घात का कैलकुलेशन 2n+4 आएगा। इस प्रकार ये x की घात n+1वें पद में लिख दिए हमने। अब इसके बाद हमें un/un+1 का मान प्राप्त करना होता है, और इसके बाद un/un+1 की लिमिट प्राप्त करना होता है डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण लगाने के लिए। और जब डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है तब उसके बाद रॉल्बी परीक्षण का प्रयोग करके श्रेणी के अभिसरण की जांच की जाती है। un के अपॉन में un+1 लिखना है हमें और उसका मान प्राप्त करना है। जब un/un+1 करेंगे हम तो un के अंश के ये सारे पद un+1 के अंश के इतने पदों से कैंसिल हो जाएंगे, और हर के ये सारे पद un+1 के हर के इतने पदों से कैंसिल हो जाएंगे। मतलब इसके अंश और हर सभी के टोटल पद कैंसिल होने वाले हैं, और यहाँ un के जगह अंश में 1 बचेगा। और un+1 में क्या बचेगा, देखो ये 2n के स्क्वायर तक के पद अंश से कैंसिल हो गए, और हर से 2n+2 तक के पद कैंसिल हो गए। मतलब यहाँ पर अंश में un+1 में अंश में ये पद बचेगा और हर में ये दो गुणनखंड बचेंगे। इसको लिख देते हैं 2n+2 का स्क्वायर अपॉन में 2n+3 इंटू 2n+4, और इंटू में x की घात भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ x की घात 2n से x की घात 2n कैंसिल। अब x की घात 2 बची ऊपर और नीचे x की घात 4 बची। x की घात 2 से x की घात 2 भी कैंसिल, x की घात 4 में से 2 घात कैंसिल हो गई तो x की 2 घात बचेगी नीचे। मतलब यहाँ 1/x² बचेगा। इसे आगे बढ़ाते हैं। अब इस प्रकार हमें un/un+1 का मान प्राप्त होगा 2n+3 इंटू 2n+4, यहाँ रेसिप्रोकल लिख दिया हमने इसका, अपॉन में 2n+2 का स्क्वायर और यहाँ 1/x²। अंश के दोनों ब्रैकेट का अंश में गुना कर देते हैं। ये होगा 4n² प्लस 8n प्लस 6n 14n प्लस 12, और अपॉन में हर के गुणनखंड देखो a+b के होल स्क्वायर के सूत्र से इसको लिखेंगे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, और साथ में यहाँ 1/x²। इसे फिर आगे हल करते हैं। ये मान un/un+1 का मान है। इसके बाद हम इसकी लिमिट प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4n² प्लस 14n प्लस 12। दोनों पक्षों की लिमिट लिख दिए हमने। दोनों पक्षों को लिमिट लिखने के बाद ये स्टेप मिलेगी हमें। इसके बाद हम यहाँ पर हर में से राइट हैंड साइड में हर में से और अंश में से दोनों में से n² कॉमन लेते हैं। अंश में से n² कॉमन लेने के बाद यहाँ अंश में बचेगा 4 प्लस 14/n प्लस 12/n², इतना अंश में बचेगा। हर में से भी n² कॉमन ले लेते हैं तो हर में प्राप्त होगा 4 प्लस 8/n प्लस 4/n², और इंटू में ये 1/x²। अंश के n² से हर का ये n² कैंसल, बचे हुए पदों को लिख देते हैं। फिर हम यहाँ बचे हुए पद लिख देंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 4 प्लस 14/n प्लस 12/n², ये अंश में रहेगा, और यहाँ हर में बचेगा 4 प्लस 8/n प्लस 4/n², ये हर में बचे रहेगा, और यहाँ 1/x² रहेगा। इसके बाद हम n के जगह n की लिमिट रख देते हैं। तो n के जगह n की लिमिट रखने पर हमें प्राप्त होगा 4 प्लस 14/∞ 12/∞, इतना अंश में प्राप्त होगा,
और हर में 4 प्लस 8 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 4 अपॉन इनफाइनाइट मिलेगा और यहाँ 1/x² मिलेगा। ये 4 होगा, 14 अपॉन इनफाइनाइट 0, 12 अपॉन इनफाइनाइट 0, हर में देख लेते हैं 4, 8 अपॉन इनफाइनाइट 0, 4 अपॉन इनफाइनाइट 0 और यहाँ 1/x²। इस प्रकार ये टोटल कैलकुलेशन 1/x² मिलेगा। यह मान लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट un/un+1 का मान है। तो डीएलेम्बर्ट के अनुपात परीक्षण के अनुसार यदि यह लिमिट जो है, इसकी जो लिमिट है, यह लिमिट 1 से बड़ी हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होती है और इस लिमिट का मान 1 से छोटा हो तो दी गई श्रेणी अपसारी होती है। और यदि इस लिमिट का मान 1 के बराबर हो तो इस स्थिति में डीएलेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है। तो यहाँ लिख देते हैं हम, अतः डीएलेम्बर्ट के अनुपात परीक्षण से दी गई श्रेणी समेशन un नंबर 1 अभिसारी होगी यदि यह लिमिट 1/x² 1 से बड़ा हो। 1/x² का 1 से बड़ा होने का मतलब है x² का 1 से छोटा होना। श्रेणी अपसारी होगी यदि यह लिमिट 1/x² का मान 1 से छोटा होना। 1/x² 1 से छोटा होने का मतलब है x² 1 से बड़ा होना। इसके बाद तीसरी स्थिति लिखते हैं, डीएलेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है यदि यह लिमिट 1/x² का मान 1 के बराबर हो, अर्थात x² का मान 1 के बराबर हो। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जब x² का मान 1 के बराबर हो तो डीएलेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण यह बताने में असमर्थ है कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। मतलब यहाँ डीएलेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण x² = 1 के लिए फेल हो जाता है। तो जब जिस स्थिति में डीएलेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाता है उस स्थिति में हमें un/un+1 का नया मान प्राप्त करना होता है। यहाँ x² = 1 पर डीएलेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हुआ है, इसलिए x² = 1 पर हम un/un+1 का नया मान प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम un/un+1 का ये जो मान है, इस मान में x² के जगह x² का मान 1 रख देंगे। तो इससे देखो हमें क्या प्राप्त होगा, इसलिए x² = 1 पर un/un+1 में x² के जगह 1 रख देंगे, जिससे इसका नया मान प्राप्त होगा 4n² + 14n + 12 अपॉन 4n² + 8n + 4। अब इसके बाद देखो क्या करना है हमें, डीएलेम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो गया है, इसलिए हम अब आगे बढ़ेंगे और रॉबी परीक्षण का प्रयोग करके यह पता लगाएंगे कि दी गई श्रेणी अभिसारी है कि अपसारी है। तो जिस स्थिति में डीएलेम्बर्ट फेल हो जाए उसी स्थिति में un/un+1 का नया मान प्राप्त करना है और रॉबी परीक्षण लगा के दी गई श्रेणी के अभिसरण का परीक्षण करना है। तो यहाँ लिख देते हैं, अब रॉबी परीक्षण के लिए हमें रॉबी परीक्षण के लिए n ब्रैकेट ऑफ un/un+1 की लिमिट प्राप्त करना होता है। मतलब रॉबी परीक्षण के लिए इस कंटेंट की लिमिट प्राप्त करना होता है। तो सबसे पहले हम इसका मान ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद इसकी लिमिट प्राप्त कर लेंगे। यहाँ n की जगह n लिखेंगे
यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की जगह यू एन अपॉन यू एन प्लस वन का मान लिख देते हैं। ये मान, उसके बाद ये -1 लिख देते हैं और इसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ये n लिख दिया, यहाँ हर का एलसीएम लिख देते हैं 4n² प्लस 8n प्लस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर अंश में प्राप्त होगा 4n² प्लस ये 14n था, 14n प्लस 12 माइनस 4n² माइनस 8n माइनस 4। इसे फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, ये होगा n, 4n² से माइनस 4n² कैंसल, 14n माइनस 8n ये हो जाएगा अपना 6n, और ये 12 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर हमें 8 प्राप्त होगा, और अपॉन में ये 4n² प्लस 8n प्लस 4 प्राप्त होगा। हम अंश में से इस ब्रैकेट में से n कॉमन ले लेते हैं। अंश के इस ब्रैकेट में से n कॉमन लेंगे तो वह कॉमन वाला n इस n से मल्टीप्लाई होके n² हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट में, अंश में इस ब्रैकेट में 6 प्लस 8 अपॉन n प्राप्त होगा। हर में से हम n² कॉमन लेते हैं, जिससे हर में हमें प्राप्त होगा 4 प्लस 8 अपॉन n प्लस 4 अपॉन n²। अंश का यह कॉमन वाला n² हर के n² से कैंसल, फिर यहाँ बचेगा 6 प्लस 8 अपॉन n, और हर में 4 प्लस 8 अपॉन n प्लस 4 अपॉन n² बचेगा। यह मान स्मॉल n ब्रैकेट ऑफ un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 का मान है। यहाँ दोनों पक्षों की लिमिट ले लेंगे। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट स्मॉल n इंटू un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 इक्वल्स टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 6 प्लस 8 अपॉन n अपॉन 4 प्लस 8 अपॉन n प्लस 4 अपॉन n²। यहाँ n के जगह पे n की लिमिट रख देंगे हम, तो ये होगा 6 प्लस 8 अपॉन इनफाइनाइट, और अपॉन में यहाँ 4 प्लस 8 अपॉन इनफाइनाइट प्लस 4 अपॉन इनफाइनाइट होगा। इसे आगे हल करते हैं। अंश में यह होगा 6 प्लस 0, क्योंकि 8 अपॉन इनफाइनाइट 0 होता है, और हर में यहाँ यह होगा 4 प्लस 8 अपॉन इनफाइनाइट 0 प्लस 4 अपॉन इनफाइनाइट 0। ये होगा टोटल कैलकुलेशन इसका 6 अपॉन 4। तो यहाँ लिख देते हैं इक्वल टू 6 अपॉन 4। इसे हम 3 अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, और 3 अपॉन 2 1 से बड़ा है। कहने का मतलब ये है कि ये जो लिमिट हमने प्राप्त करे है, इस लिमिट का मान 1 से बड़ा प्राप्त हुआ। तो रॉबी परीक्षण के अनुसार जब इस लिमिट का मान 1 से बड़ा हो तो दी गई श्रेणी अभिसारी होती है। इसका मतलब x² इक्वल टू 1 पर ये जो कैलकुलेशन हमने किया, इस कैलकुलेशन पर इस लिमिट का मान 1 से बड़ा है, मतलब x² इक्वल टू 1 के लिए इस लिमिट का मान 1 से बड़ा है, और इस लिमिट का मान 1 से बड़ा होने के कारण रॉबी परीक्षण से दी गई श्रेणी अभिसारी है। तो उसको यहाँ लिख देते हैं हम। अतः x² इक्वल्स टू 1 यहाँ लिखते हैं पहले। अतः रॉबी परीक्षण से x² इक्वल्स टू 1 के लिए दी गई श्रेणी समेशन un अभिसारी है। इस प्रकार डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल होने पर रॉबी परीक्षण का प्रयोग करके हम दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच कर सकते हैं। अब हम कंप्लीट रिजल्ट को लास्ट में एक लाइन में लिख देते हैं। देखो, पहले ये रिजल्ट मिले थे हमें। इस रिजल्ट के अनुसार x² लेस देन 1 के लिए श्रेणी अभिसारी होती है। साथ में हमने देखा कि x² इक्वल टू 1 के लिए भी श्रेणी अभिसारी है। मतलब श्रेणी अभिसारी दो स्थितियों में है। जब x² का मान 1 से छोटा हो तो भी श्रेणी अभिसारी है, x² का मान 1 के बराबर हो तो भी श्रेणी अभिसारी है। तो इस रिजल्ट को यहाँ लिख देते हैं।
स्पष्टतः दी गई श्रेणी एक्स स्क्वायर लेस देन 1 पर भी अभिसारी है और इक्वल टू 1 पर भी अभिसारी है। तो दी गई श्रेणी एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 के लिए अभिसारी और एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 के लिए अपसारी है। देखो हमने पीछे देखा था कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1 के लिए श्रेणी अपसारी थी, तो उसे भी लिख दिया हमने, श्रेणी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन के लिए अपसारी भी है। इस प्रकार दी गई श्रेणी में डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल होने पर हम रॉबी परीक्षण का प्रयोग करके दी गई श्रेणी के अभिसरण की जांच कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि रॉबी परीक्षण का प्रयोग तभी करेंगे हम जब डीएलएम्बर्ट का अनुपात परीक्षण असफल हो जाए। जब डीएलएम्बर्ट से बात ना बने तो रॉबी परीक्षण का प्रयोग करके हम अभिसरण की जांच करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद अगली क्लास में देखेंगे हम